बीए हिंदी प्रथम वर्ष के प्रथम पेपर के व्यक्तिगत अर्थात प्राइवेट छात्रों के लिए यह तैयार किया गया है। और ये पद्मावती महाकाव्य के मानसरोदक खंड से लिया गया है और इसके रचयिता जायसी जी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी व्याख्या मैं आपके लिए ही बना रहा हूँ। रानी पद्मावती अपनी सखियों के साथ मानसरोवर में स्नान करने के लिए आती है। ये प्रसंग है जब का वर्णन किया हुआ है। जब वे स्नान करने के लिए सरोवर किनारे पहुंचती है तो कवि उसके रूप सौंदर्य का, उसकी सुंदरता का नाखून से लेकर शिखा तक का वर्णन करता है। इन पंक्तियों में कवि ने कहा है या बताया है पद्मावती के सौंदर्य का प्रभाव जो है वह पूरे विश्व में है और उसके अनंत सौंदर्य के समक्ष संसार का समस्त सौंदर्य फीका है। अब देखिए, सरवर तीर पद्मनी आई, खोपा छोरी केस मुकुलाई। सरवर के तीर में निकट होता है। रानी पद्मावती जो है मानसरोवर के निकट आई और क्या करा, अपने सखियों के साथ में आई। खोपा कहते हैं जूड़े को। छोरी केस मुकुलाई, उसने अपने जो है जूड़े को खोल दिया और स्नान करने के लिए जब आए तो जूड़े को उसने खोल दिया। इससे उसके जो बाल थे वह बिखर गए। और देखिए, शशि मुख अंग मलयगिरी बासा, नागिन झांपी लेनु हो चहु पासा। पद्मावती का शशि मुख मैंने पद्मावती का जो मुख था वह चंद्रमा के समान था। यहाँ उपमा अलंकार है, देखिए समानता प्रकट की गई है। अंग मलयगिरी बासा, मलयगिरी जो है एक पर्वत है और वहाँ पर बहुत सारे फूल खिले हुए हैं और वहाँ से हमेशा सुगंधित वायु चलती है। तो रानी जो पद्मावती थी उनके शरीर से जो सुगंध निकल रही थी तो वो मलयगिरी पर्वत के जैसे सुगंध निकलती है वैसे निकल रही थी। और वहाँ चंदन के पेड़ भी हैं, चंदन की खुशबू, तो रानी के बदन से जो थी चंदन के समान जो है खुशबू निकल रही थी। अतः उसके जो बाल जो थे खुले हुए या बिखरे हुए बाल पद्मावती के शरीर पर लहराते हुए ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो शरीर से चंदन जैसी सुगंध जो है निकलने के कारण नागिन झांपी लेह चहु पासा, कि किसी नागिन ने चारों ओर से शरीर को ढक लिया हो। अब देखिए, ओनाई घटा परी जग छाहा, शशि शरण लिनेहु लीन जनु रहा। और बिखरे हुए केस ऐसे प्रतीत हो रहे थे कि जैसे राहु ने पद्मावती के मुख रूपी चंद्रमा के पास आकर के शरण ले ली हो। रहा माने जो है राहु के लिए कहा, शशि माने चंद्रमा और शरण माने शरण लेना, कि मानो जो है उसने राहु ने वहां उसके मुख के समीप आकर के शरण ले ली हो। आगे देखिए, छापी गई दिन ही भानु कई दशा ले ही निशी नखत चांद प्रगसा। काले बालों से पद्मावती जो है का मुंह ढक जाने से ऐसा प्रतीत हो रहा है, भानु कहते हैं सूर्य को, कि मानो सूर्य दिन में छिप गया हो। छपी गई दिन है भानु कई दशा, के मानो जो है सूर्य जो है वह दिन में छिप गया हो जब उसके मुख पे बाल आ जाते हैं। और आगे देखिए, ले निशी नखत चांद प्रगसा, रात में चंद्रमा, चांद माने चंद्रमा जो है नक्षत्रों को साथ लेकर के, नखत माने नक्षत्रों को साथ लेकर आकाश में निकल आया या उदित हो गया हो। यहाँ पर जो है पद्मावती को कवि ने चंद्रमा और उसकी सहेलियों को क्या बताया, नक्षत्र के समान बताया है। पद्मावती चंद्र के समान है और उसकी सहेलियां जो है वह नक्षत्रों के समान है। और क्या दिखा आगे देखिए, भूमि चकोर दिठी मुख लावा, मेघ घटा में चंद देखावा। और चकोर होता है एक पक्षी, वह हमेशा जो है चंद्रमा से प्रेम करता है। तो ऐसी स्थिति में देखिए चंद्रमा को क्या हो गई, भ्रांति हो गई। यहाँ भ्रांति मानो अलंकार भी है, कुछ मुख को जो है वह चंद्रमा समझ बैठा और उसकी तरफ एक और टकटकी लगा करके देख रहा है, क्योंकि बिखरे हुए बालों में पद्मावती का मुख ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो बादलों की घटा में चंद्रमा शोभा पा रहा हो। दसन दामनी कोकिन भाकी, भोए धनुष गगन लेही। पद्मावती की दसन माने दांतों की जो पंक्ति है वह कैसे दामनी के समान था, बिजली के समान चमकती थी।
और कोकिल भागी। जिस समय जो है रानी बोलती थी तो ऐसा लगता था जैसे कोयल बोल रही हो, कोयल कूक रही हो। कोयल जैसे कूकती है ऐसे ही रानी की बोली थी। और भौए धनुष गगन ले ही रखा। और रानी की जो भौएं थी, जिन्हें आई बोरो बोलते हैं, वह कैसी थी? वे ऐसे लग रहे थे, ऐसे प्रतीत हो रहे थे कि मानो उसके ऊंचे ललाट माने मस्तक पर, माथे पर सुशोभित जो है भौएं जो है ऐसी लग रही थी कि मानो आकाश में तने हुए इंद्रधनुष के समान उसकी भौएं लग रही थी। नैन खंजन दोई केली करे। और दो उसके जो नेत्र थे वो कैसे लग रहे थे कि मानो खंजन पक्षी जो है, वह खंजन पक्षी का जोड़ा जो है तरह तरह की क्रीड़ा कर रहे थे। कुछ नारंग मधुकर रस ले। और उसके कुछ ऐसे लग रहे थे जैसे नारंगी पर जो है भंवरे बैठ करके उनका रसपान कर रहे हो। सरवर रूप विमोहा। और अब देखिए रानी की सुंदरता के बारे में बताया है कि जो सरोवर था वह रानी की अद्भुत सुंदरता को देख करके मानो उस पर मोहित हो गया हो, और हृदय उल्लासित होकर के लगातार जो है हिये हिलोरे ले। और उसका हृदय मानो प्रसन्न हो रहा है, और प्रसन्नता में उसमें जो है सरोवर में हिलोरे उठ रही हो। तो रानी को देख करके जो है सरोवर भी मोहित हो उठा, और उसके हृदय में जो है हिलोरे उठने लगी। जो लहर उठ रही है उन्हें कवि ने कल्पना करके जो बताई है। अब देखिए, पाँव छुए मकु पाँव एही मिस लहरी देई। अब आगे जो है अंत में कवि ने उनके सौंदर्य को देख करके मोहित होने की बात सरोवर के बारे में भी बताई है कि उनका सरोवर जो है पद्मावती के रूप पर सौंदर्य से इतना प्रभावित हो गया है कि अब पाँव छुए मकु पावे यही मिस लहरे दे, कि वह अपने अंदर लहरें उठा रहा है। क्यों उठा रहा है? कि मानो अपनी लहरों को तट की ओर इसलिए भेज रहा है कि इसी बहाने पद्मावती के चरणों को छू ले। यही मिस लहरें दे, इसलिए लहरें उठा रहा है कि वह जो है वहाँ जा कर के रानी के पाँवों को छू ले। तो इस प्रकार आज हमने जो है जायसी के प्रथम पद्यांश की जो है बहुत इंपॉर्टेंट व्याख्या सुनी। और अब देखिए काव्य सौंदर्य देखिए इसका। पद्मावती के सौंदर्य वर्णन में काव्य पटुता का चमत्कार और अलंकारिक शैली का प्रयोग किया गया है, और पद्मावती के अलौकिक सौंदर्य का भी इसमें वर्णन कर रखा है। यहाँ सरोवर जो है साधक है, और पद्मावती जो आराध्य है। रस इसमें श्रृंगार और अद्भुत श्रृंगार है। भाषा ठेठ अवधि, छंद जो है दोहा और चौपाई इसमें ली गई है। अलंकार जो है उपमा और रूपक तथा भ्रांतिमान अलंकार भी इसके अंदर है। तो आप इसका अच्छी प्रकार से अध्ययन कर लेंगे, जिसके आपके पेपर में आने के पूरे चांस है।